नमस्कार, दिन भर की हर बड़ी खबर से आपको करने खबरदार, मैं हूं श्वेता सिंह। शुरुआत जम्मू कश्मीर से करते हैं। वहां भारतीय सेना के खिलाफ नफरत का वायरस कौन फैला रहा है, वो कौन लोग हैं जो कश्मीर को जलते हुए देखते रहना चाहते हैं। खबरदार में अब हम इन्हीं सवालों का विश्लेषण करेंगे, क्योंकि पिछले 24 घंटे से कश्मीर में जिस तरह के हालात बना दिए गए हैं, बहुत चिंताजनक है। कल उत्तर कश्मीर के हंदवाड़ा में सेना के खिलाफ एक अफवाह फैलाई गई कि सेना के एक जवान ने एक स्कूली छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। इस अफवाह के बाद सैकड़ों लोगों ने हंदवाड़ा में सेना के बंकर पर हमला कर दिया। सेना को फायरिंग करनी पड़ी, इसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस घटना के विरोध में कश्मीर में जगह जगह पर आज प्रदर्शन हुआ। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर पथराव किया, सुरक्षा बलों के साथ उनकी झड़प हुई। अलगाववादियों को इस आग में घी डालने का मौका मिल गया। उन्होंने कश्मीर बंद करने का ऐलान कर दिया। कुल मिलाकर कश्मीर के हालात बिगाड़ दिए गए। भारतीय सेना ने हंदवाड़ा की फायरिंग में नागरिकों की हुई मौत पर दुख जताया है, लेकिन जिस कथित छेड़छाड़ की घटना को लेकर पूरे कश्मीर में आग लगाने की कोशिश की गई, उसकी कहानी ही कुछ और निकली। सुरक्षा बलों ने आज उस पीड़ित लड़की का एक वीडियो जारी किया जिसने छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। इस पीड़ित लड़की ने कहा है कि उसके साथ कुछ स्थानीय लड़कों ने बदसलूकी की थी। सबसे पहले हम आपको पीड़ित लड़की का वो बयान सुनवाते हैं जिसे उसने स्थानीय कश्मीरी बोली में जम्मू कश्मीर पुलिस के सामने रिकॉर्ड करवाया था। सर बह गई न आज छुट्टी बस न और बस अपरी मे दुत पे फ्रेंड बैग बस बाथरूम तो बस बस बाथरूम बस और मे रोट फ्रेंड निश बैग हम दिस मे बैगस थाप तम लड़कन तम मे चपा आसा तम यूनिफॉर्म लगत तम मे चपा दोर मूद्या सर मे लोग शौक मे क्या वन यह मूद्या बस अत समय तीत बलाय लड़क दोपन पह पर पुलिस स्टेशन अत पुलिस अंकल ते मे मे बह ग मे सत ये नी मे और त्रा मे बैग बह पकना बैग पाने दोपन चुको दिमे ना बैग कि सो खबर क्या लेक वैक चारने बस मे वुची नी अत कहाँ मे वुच न कहाँ अत मे अत हिलाल भाई तो हिलाल भाई सी मे चपा दोपन हे क्या अत मे हिलाल भाई ची पा सोन गर ची पा सोन सान घर माल गो हिलाल भाई चुका वन बस सह लोग तौर खबर क्या तमो जरा कत थोमस कर तमो वोन तौर खबर क्या बस पत लो मे अम लड़कन दोपन पा सह आय योत तान अंदर तह बैग त्रावान यल कहें पत शफी अंकल तम हेत बैग अत दोपस ने नेबर सह हम बाकियन लड़कन ते भड़कावान। इस लड़की की बातें आपने सुनी और दूसरी तरफ वो तस्वीरें देखिए जहां कश्मीर में आग भड़की हुई है, विरोध प्रदर्शन का दौर चल रहा है। दरअसल इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की जानी जरूरी है कि जब लड़की स्कूल की वर्दी की बात कर रही है तो आखिर वर्दी की बात कहां से आ गई, वहां पर सेना का नाम कहां से आ गया कि लड़की से छेड़खानी हुई। आखिर सबसे पहले वो अफवाह फैलाने की जो कोशिश है उसकी जड़ों तक जाने की जरूरत है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं ये उसी की उपज हैं, उसी की पैदाइश हैं। लोगों ने जमकर बवाल मचाने की शुरुआत की, बंकर पर हमला किया। हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से इस कहानी को कहा गया कि लड़की ने एक सैनिक पर आरोप लगाया था, लेकिन आखिरकार ये कहानी ही कुछ और निकली है। ये जम्मू और कश्मीर के साथ सबसे बड़ी साजिश है, क्योंकि कश्मीर में पहले से ही नफरत की चिंगारियां मौजूद हैं और उन चिंगारियों को हवा देने वाले इस वक्त बहुत सक्रिय हो गए हैं। हमने खबरदार में ही आपको बताया था कि कश्मीर में कुछ लोग किस तरह से आतंकवादियों को हीरो बना देते हैं। ये वो लोग हैं जो आतंकवादियों के जनाजे में हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठा करते हैं। ये वो लोग हैं जो हर शुक्रवार को पाकिस्तान के झंडे लहराते हैं और सुरक्षा बलों पर पथराव करते हैं। लेकिन यहां आपके लिए यह जानना जरूरी है कि जम्मू और कश्मीर को बचाने के लिए किस तरह से देश के जवान अपनी जान देते रहे। पिछले 29 वर्ष में जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की 47,000 से ज्यादा घटनाएं हुई और इन घटनाओं में भारतीय सुरक्षा बलों के 6,193 जवानों ने अपनी शहादत दी। पिछले 3 वर्ष के आंकड़े देखें तो 2013 में आतंकवादी हमलों में 20 नागरिक मारे गए, सुरक्षा बलों के 61 जवान शहीद हुए और 100 आतंकवादी को मौत के घाट उतारा गया। वर्ष 2014 में 32 नागरिक, 51 जवान और 110 आतंकवादी मारे गए। वर्ष 2015 में 20 नागरिक,
41 जवान और 113 आतंकवादी मारे गए। यानी सुरक्षा बलों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर नागरिकों की जान की हिफाजत करना सबसे बड़ा धर्म समझा है। अब हम आपको बताते हैं कि कश्मीर में सुरक्षा बलों के खिलाफ साजिश क्यों रची जा रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 5 वर्ष में भारतीय सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की कमर तोड़ दी है। 1990 में आतंकी हिंसा की 3,905 घटनाएं हुई थी। 2001 में 3,278 घटनाएं हुई, लेकिन 2011 में सिर्फ 340, 2012 में 220, 2015 में 208 घटनाएं हुई। सिर्फ यही नहीं, देश के जवानों ने पिछले कुछ वर्षों में आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिशों को भी नाकाम कर दिया है। वर्ष 2012 में घुसपैठ की 264 कोशिशें हुई, जिनमें 121 सफल रहीं, लेकिन 2015 तक आते आते घुसपैठ की कोशिशें 118 और सफल कोशिश सिर्फ 36 रह गई। यानी घुसपैठ की घटनाओं में कमी आई और आतंकवादियों की घुसपैठ करना भी अब आसान नहीं रह गया। एंड व्हाट अबाउट गर्ल, ये लड़की कहाँ है अभी? वो हम अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी हमारी कोशिश ये रहेगी जो हालात वहाँ पे उनको काबू में लाया जाए और उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन होगी। सेना ने हंदवाड़ा में हुई फायरिंग से 2 युवाओं और एक महिला की मौत पर दुख जताया और इस घटना की जांच के आदेश दिए हैं। भारतीय सेना के नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा सहित सेना के 2 टॉप कमांडर आज हंदवाड़ा भी गए और हालात का जायजा लिया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से मिली हैं। बहुत अनफॉर्चुनेट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मैंने कल जनरल हुड्डा जो हमारे वहाँ के चीफ हैं उनसे बात की और आज मेरी फॉर्चुनेटली डिफेंस मिनिस्टर से भी बात की। उन्होंने मुझे पूरा एश्योरेंस दिया कि इसमें इंक्वायरी होगी, जो इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा उनको सजा दी जाएगी। कश्मीर में जो हंदवाड़ा में स्थिति हुई है उस पे क्या कहना है? नहीं, वो रिपोर्ट आने दीजिए, मैं बाद में बात करूंगा। इस पूरे मामले को अलगाववादी संगठन भी भुनाने में लगे हैं। कल कश्मीर बंद का ऐलान किया गया। हिंसक प्रदर्शन की वजह से श्रीनगर से 95 किलोमीटर दूर द्रुकमुला में आज एक और युवा की मौत हो गई। श्रीनगर से लेकर उत्तर कश्मीर में हंदवाड़ा, कुपवाड़ा में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कुल मिलाकर कश्मीर को इस तरह के हालात से निकालने के लिए बेहद समझदारी की जरूरत है। जिस अंदाज से हंदवाड़ा में बढ़ती हिंसा अब धीरे धीरे पूरे कश्मीर में फैल रही है, वो साफ दर्शाती है कि सरकार का काबू खासतौर से प्रदर्शनों पर बिल्कुल ही नहीं है। और जिस अंदाज से अब आम लोगों का गुस्सा सड़क पर दिख रहा है और कहीं ना कहीं आशंका है कि ये गुस्सा आतंकवाद में भी बदल सकता है, क्योंकि जिस अंदाज से आंकड़े कश्मीर में आ रहे हैं कि पिछले 2 सालों के दौरान किस तरह से स्थानीय युवक आतंकवाद में शामिल हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंताजनक है। कैमरामैन रूफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों की कामयाबी से आतंकवादी संगठनों और उनके हमदर्द परेशान हैं। इसीलिए अब जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से स्थानीय लोगों को भड़काया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक एक चिंता की बात यह है कि वर्ष 1995 के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर में सीमा पार के आतंकियों के मुकाबले स्थानीय आतंकवादियों की संख्या बढ़ी है। सोशल मीडिया और दूसरे तरीकों से युवाओं को भड़काया जा रहा है। सुरक्षा बलों का आंकड़ा यह है कि 2014 के बाद से कश्मीर में करीब 110 युवा आतंकवादियों के एजेंडे का शिकार हुए हैं और आतंकवाद के रास्ते पर चल पड़े हैं। हमें कश्मीर में आतंकवाद की इस सोच को करारा जवाब देना होगा। अब हम भारत की परमाणु ताकत को बढ़ाने वाली किलर K4 मिसाइल का शक्ति परीक्षण करेंगे। K4 परमाणु हमला करने में सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसे देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर तैनात किया जाएगा। भारत ने गुपचुप तरीके से K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आज तक के पास इस मिसाइल परीक्षण की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त अपनी टीवी पर देख रहे हैं। जानकारी के मुताबिक मार्च में भी इस मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में 2 बार टेस्ट फायर किया जा चुका है। इस मिसाइल को डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO ने बनाया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम इस K4 बैलिस्टिक मिसाइल को बेहद गुप्त तरीके से तैयार किया गया है। K4 मिसाइल जब परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर तैनात हो जाएगी तो इसके क्या मायने होंगे वो हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको किलर K4 मिसाइल की खूबियों का एक पावर पैक्ड वीडियो विश्लेषण दिखाते हैं।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं भारत की इंटरकॉन्टिनेंटल न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल K4 के सफल टेस्ट फायर की। सोमवार को अरब की खाड़ी में समंदर की 30 फीट की गहराई से दागी गई K4 मिसाइल ने अपने टारगेट पर सटीक निशाना लगाया। न्यूक्लियर ताकत से लैस K4 मिसाइल को देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर तैनात किया जाएगा और जब ऐसा होगा तो पूरा पाकिस्तान और चीन की राजधानी बीजिंग तक इस मिसाइल के निशाने पर होंगे। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने न्यूक्लियर ताकत से लैस K4 मिसाइल को बेहद गोपनीय तरीके से तैयार किया है। ये पहली बार है जब K4 मिसाइल का टेस्ट फायर वाला वीडियो दुनिया के सामने आया है। परमाणु सुविधा संपन्न K4 मिसाइल की खासियतों पर जरा गौर फरमाइए। K4 मिसाइल की लंबाई 12 मीटर है, जबकि इसकी चौड़ाई 1.3 मीटर। 1700 किलो वजनी K4 मिसाइल अपने साथ करीब 2500 किलो न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। K4 मिसाइल 3500 किलोमीटर दूर तक निशाना लगाने में सक्षम है, वो भी 100% सटीकता के साथ। K4 मिसाइल का सबसे पहला परीक्षण साल 2014 में किया गया था। तब से अब तक इसके कई सफल टेस्ट फायर हो चुके हैं। K4 मिसाइल को INS अरिहंत में तैनात किया जा सकता है। देश की पहली परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत में 4 K4 मिसाइलें। K4 का जो टेस्ट है बहुत ही हिंदुस्तान के लिए अहम है। इससे हमारा न्यूक्लियर ट्रायड और सेकंड स्ट्राइक काबिलियत जो है बहुत बड़े पैमाने पर काबिलियत हमने दुनिया को दर्शा दी है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का मतलब कि अगर दुश्मन प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक आपके खिलाफ करे, उसको एब्जॉर्ब करने के बाद में जो आप सेकंड स्ट्राइक उसके ऊपर करोगे वो बड़ी सक्षम और सक्सेसफुल होगी। K4 मिसाइल की खासियतें सिर्फ इतने पर ही खत्म नहीं होती। K4 मिसाइल में हाई पावर ट्रैकिंग सिस्टम लगा है जो सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। इस मिसाइल की रफ्तार भी हाइपरसोनिक है। ये मिसाइल अपने निशाने की तरफ रोशनी से भी 5 गुना तेज रफ्तार से बढ़ती है। इस मिसाइल में ऐसी अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल है जिससे इसे दुश्मन द्वारा ट्रैक करना मुश्किल है। इसके अलावा इस मिसाइल पर एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का भी कोई असर नहीं होता। ये सारी खूबियां K4 मिसाइल को अपनी क्लास में दुनिया की सबसे बेहतर मिसाइल बनाती है, फिर चाहे बात रफ्तार की हो या अचूक निशाने की। अब इंतजार है उस दिन का जब परमाणु पनडुब्बी INS अरिहंत पर तैनात होकर K4 मिसाइलें देश की सुरक्षा में 4 चांद लगाएंगी। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। K4 मिसाइल K सीरीज फैमिली की 3 मिसाइलों में से एक है। बाकी 2 मिसाइलें 700 किलोमीटर रेंज वाली K15 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली K5 हैं, जिन्हें बंगाल की खाड़ी में INS अरिहंत में तैनात किया जाएगा। जब ऐसा होगा तो भारत अपने दुश्मन देशों पर हवा, जमीन और पानी से परमाणु हमला करने में सक्षम देश बन जाएगा। अभी भारत के पास टैंकों और लड़ाकू विमानों से परमाणु हमला करने की ताकत है, इसीलिए K4 मिसाइल का सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक ताकत के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम K4 मिसाइल जब INS अरिहंत पर तैनात हो जाएगी तो भारत दुनिया का 6ठा देश बन जाएगा जिसके पास इस तरह की मिसाइल है। अभी अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन के पास इस तरह की मिसाइलें मौजूद हैं और अब भारत भी इस एलीट क्लब में शामिल होने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है।
चलिए हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आपको खबरदार में हम दिखाते हैं महाराष्ट्र में पानी की पिच पर आईपीएल की हार का संपूर्ण विश्लेषण, क्योंकि आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने थर्ड अंपायर की भूमिका निभाते हुए सूखाग्रस्त महाराष्ट्र से आईपीएल को आउट कर दिया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सख्ती से कहा कि महाराष्ट्र के लाखों लोगों की परेशानियों से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। महाराष्ट्र में पानी की दिक्कत है, ट्रेन से पानी पहुंचाना पड़ रहा है और भी कई इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन ये सभी इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। इतना सब होने के बावजूद आईपीएल मैचों में पानी खर्च किया जा रहा है। ऐसे में बीसीसीआई को खुद ही महाराष्ट्र से मैच शिफ्ट कर देने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राज्य सरकार ने भी इस मामले में अपनी भूमिका ठीक से नहीं निभाई, इसीलिए 30 अप्रैल के बाद के सारे आईपीएल मैच महाराष्ट्र से बाहर करवाए जाएं। कोर्ट ने कहा कि हमें मालूम है कि मैच हटाने से महाराष्ट्र में पानी की समस्या खत्म नहीं होगी, लेकिन थोड़ी मदद तो जरूर मिलेगी। बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद 30 अप्रैल के बाद होने वाले आईपीएल के फाइनल सहित 13 मैच महाराष्ट्र से बाहर शिफ्ट होंगे। इनमें नागपुर के 3 मैच, पुणे के 6 मैच और मुंबई के 4 मैच शामिल हैं। महाराष्ट्र में आईपीएल के 13 मैचों पर लगा बैन कितना तर्कसंगत है, हम इस सवाल का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले देखिए कि बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद आईपीएल में कैसी खलबली मच गई। आईपीएल महाराष्ट्र से आउट। अप्रैल से महाराष्ट्र में नहीं होंगे आईपीएल मैच। कानूनी लड़ाई में सूखे ने आईपीएल को हरा दिया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने तय कर दिया कि 30 अप्रैल के बाद से महाराष्ट्र में आईपीएल मैच नहीं होंगे। जिस वक्त राज्य में सूखा पड़ा हो, जिस वक्त लोग पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हों, उस वक्त आईपीएल की पिचों पर पानी बहाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद बीसीसीआई और एमसीए को बड़ा धक्का तो लगा ही है, वहीं फ्रेंचाइजीज को अभी भी 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री के राहत कोष में देने होंगे। इसके अलावा 40 लाख लीटर से भी ज्यादा का पानी महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त इलाकों में पहुंचाना पड़ेगा। जस्टिस वीएन कनाडे और जस्टिस एमएस कार्निक की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि सूखे की चपेट में फंसे लाखों लोगों की दिक्कत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। बीसीसीआई के वकील रफीक दादा ने तर्क दिया कि आईपीएल मैचों में पानी इस्तेमाल नहीं होने की सूरत में भी वो सूखाग्रस्त लातूर नहीं जाएगा। बेंच ने तर्क दिया कि मैच शिफ्ट करने से सूखा दूर नहीं होगा, लेकिन अगर मैचों में इस्तेमाल होने वाला पानी सूखाग्रस्त इलाकों को दिया जाए तो कुछ हद तक हालात सुधर सकते हैं। इस फैसले से पहले मुंबई और पुणे फ्रेंचाइजी ने 5 करोड़ जमा कराने की पेशकश की थी, लेकिन कोर्ट ने सूखाग्रस्त राज्य में 30 अप्रैल के बाद कोई मैच कराने की इजाजत नहीं दी। 29 अप्रैल के बाद जो भी आईपीएल मैचेस महाराष्ट्र में होने वाली है वो महाराष्ट्र के बाहर होगी, और ये निर्णय उन्होंने ये सोच के दिया है कि जो 15 दिन का टाइम पीरियड उनको देना चाहिए फ्रेंचाइजी को और बीसीसीआई एंड आईपीएल प्लेयर्स को, जो लॉजिस्टिकली सपोर्ट करना चाहिए उन लोग को, उनके लिए 15 दिन का टाइम दिया, और उसके बाद की जो मैचेस है 29 अप्रैल के बाद वो सब बाहर जाएगी। महाराष्ट्र में 27,000 से ज्यादा गाँव इस वक्त सूखे की चपेट में है और आईपीएल में लाखों लीटर पानी बर्बाद होने से रोकने के लिए एक एनजीओ ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इससे इस पूरे एपिसोड से एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी कि पॉलिटिकल क्लास को ये पता चल गया कि दे कैन नॉट एब्डिकेट, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हैं। ये डिसीजन जो कोर्ट का आज आया है, ये डिसीजन अगर एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने 2 महीने पहले परमिशन देते समय लिया होता तो ये इशू इतना बड़ा बनता ही नहीं, लोगों का मन इतना दुखी होता ही नहीं। बीसीसीआई के तमाम अधिकारी बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले से सहमत नहीं दिख रहे। पानी जो बर्बाद हो रहा है उसके बदले में हमने वैकल्पिक इंतजाम किए थे। एक तो जो नागपुर में कुएं का पानी लिया जाता जो अपने आप वापस ग्राउंड में चला जाता, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पानी नहीं ले रहे थे कि वो महाराष्ट्र के उसको अफेक्ट कर रहा था। पुणे में वो हार्वेस्टेड वाटर बारिश के समय इकट्ठा करते हैं, वो ग्राउंड पे यूज करते हैं, और मुंबई में जो पानी लेते थे उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल को तो महाराष्ट्र से आउट कर दिया है, अब जरूरी है कि सूखे को राज्य से आउट करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं। मुंबई में विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला सराहनीय है। मानवीय तौर पर
सोचा जाए तो सूखाग्रस्त महाराष्ट्र में आईपीएल मैचों में लाखों लीटर पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी जायज नहीं कहा जा सकता, क्योंकि एक मैच के लिए पिच तैयार करने में 3 लाख लीटर पानी इस्तेमाल होता है। यानी महाराष्ट्र में 20 आईपीएल मैचों की पिच तैयार करने में ही 60 लाख लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। ये पानी लातूर में ट्रेन से पहुंचे 5 लाख लीटर पानी से 12 गुना ज्यादा है। लेकिन बीसीसीआई अपनी तरफ से भी कई सवाल उठा रही है, वो ये कि क्या सिर्फ आईपीएल मैचों को शिफ्ट कर देने से महाराष्ट्र की पानी की समस्या हल हो जाएगी? क्या आईपीएल मैचों को शिफ्ट कर देने से बचा पानी पीने के इस्तेमाल में लाया जा सकता है? और क्या सिस्टम ये जिम्मेदारी लेगा कि आईपीएल मैचों को शिफ्ट करके बचाया गया पानी प्यास में तड़पते लोगों के घरों तक ही पहुंचेगा? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब जानना भी जरूरी है, क्योंकि सरकारी आंकड़े बताते हैं कि मुंबई का 25% पीने का जो पानी है वो पाइपलाइन की लीकेज की वजह से ही बर्बाद हो जाता है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि इन 2 तस्वीरों को देखकर देश का कोई भी नागरिक मैच की प्यास की जगह लातूर की प्यास के साथ ही खड़ा होगा। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आखिर लातूर की प्यास के मुकाबले मैच की प्यास को क्यों खड़ा कर दिया गया? क्या महाराष्ट्र में आईपीएल के मैच हटाकर राज्य में पानी के संकट को दूर किया जा सकता है? अगर ये मैच नहीं होंगे ना तो भी ग्राउंड पे पानी वो खर्च होगा। वो आप मत मानिए कि ग्राउंड सूखे रहेंगे, वो तो लगातार चलता, पूरे साल वो गतिविधि चलती है। लेकिन अब यह है कि एक बार ये आईपीएल मैच के बारे में तय हुआ, अब जो तमाम पानी लग रहा है इससे 10 गुना ज्यादा पानी गोल्फ कोर्सेज में लग रहा, जहां बड़े बड़े अफसर खेलने जाते हैं, वहां का भी देखना चाहिए कि वो पानी कैसे शिफ्ट हो। बीसीसीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट को हर तरीके से मनाने की कोशिश की और ये कहा कि पुणे और मुंबई की टीमें मुख्यमंत्री राहत कोष में 5-5 करोड़ रुपए देंगी और साथ ही बोर्ड किसी भी चुने हुए इलाके में 60 लाख लीटर पानी भी पहुंचाएगा। फिर भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीसीसीआई की दलीलों को नहीं माना और आईपीएल के मैचों को महाराष्ट्र से आउट करने की उंगली उठा दी। लेकिन यहाँ एक आंकड़ा भी देखना जरूरी है। आईपीएल मैचों के लिए महाराष्ट्र में 3 स्टेडियम में 60 लाख लीटर पानी लगता। ये 60 लाख लीटर पानी मुंबई की कुल वाटर सप्लाई का सिर्फ 0.2% ही है। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का पूरा सम्मान होना चाहिए, लेकिन सवाल उठते हैं कि लातूर की प्यास के लिए जिम्मेदार सिस्टम को बनाना चाहिए या फिर जिम्मेदारी का ठीकरा आईपीएल के मैचों पर फोड़ देना चाहिए। ये तो एग्जीक्यूटिव डिसीजन है, शासन को अपने आप डिसीजन लेना चाहिए था। अब कहना चाहिए था कि जो भी पैसे आपके पास आ रहे हैं आईपीएल से, आप ड्राउट के ऊपर खर्च कीजिए, सारे टीम खर्च कर देते। ये लास्ट मिनट में जो हो रहा है बिल्कुल ब्लैकमेल हो रहा है और मैं तो कह रहा हूं कि होना ही नहीं चाहिए। ये क्रिकेट और कोई भी क्रिकेट, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट को आप इस तरह खिलौने की तरह ऊपर नीचे मत कीजिए प्लीज, 1 साल के लिए। सवाल यह भी है कि जिस सिस्टम को ट्रेन से 5 लाख लीटर पानी लातूर पहुंचाने में करीब 1 हफ्ते लग गए, वो आईपीएल मैचों से बचे पानी को कैसे और कितने वक्त में लातूर पहुंचाएगा? लातूर का कसूरवार सिस्टम को होना चाहिए था या फिर किसी खेल को विलेन की तरह पेश करना सही था? इसमें कमिटमेंट की कोई बात नहीं है। ये एक प्रकार से सामाजिक दायित्व की बात है, जो चीजों को हम टाल सकते हैं। देखिए, मैं वापस कहता हूं कि हमने आईपीएल को मना नहीं किया, हमने कहा कि हम पीने का पानी आईपीएल को नहीं दे सकते। ये भी एक तथ्य है कि जिस बॉम्बे हाईकोर्ट ने लातूर की प्यास को देखते हुए आईपीएल के मैचों को शिफ्ट करने का फैसला सुनाया, उसी बॉम्बे हाईकोर्ट में एक अर्जी ये भी लगी हुई है कि हाईकोर्ट में सुनवाई के लिए आने वाले लोगों को पीने का पानी तक सही तरीके से नहीं मिलता। बॉम्बे हाईकोर्ट में भी वाटर कंजर्वेशन का कोई सिस्टम नहीं है। मुंबई से विद्या के साथ आज तक ब्यूरो। दरअसल थोड़ा थोड़ा कसूर सबका है, सरकार का, आम लोगों का, हमारी सोच का, क्योंकि हमेशा से यह समझाया गया कि जो संसाधन है पृथ्वी पर वो सीमित हैं, लेकिन उन्हें किस तरीके से खर्च किया जाए ये सबको सोचना चाहिए था। आंकड़े कुछ हम देखते हैं जो बेहद चौंकाते हैं। 1947 में भारत में प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता 6042 क्यूबिक मीटर थी, जो वर्ष 2011 में घटकर सिर्फ 1545 क्यूबिक मीटर रह गई। यानी आजादी के बाद 64 वर्षों में पानी की उपलब्धता करीब 74% कम हुई है। भारत में दुनिया की 18% आबादी रहती है, लेकिन उसके पास सिर्फ दुनिया का 4% वाटर रिसोर्स है। भारत में बारिश का 65% पानी समुद्र में चला जाता है। इस पानी का संरक्षण किया जा सकता है। पानी अनमोल है, जीवन के लिए ईश्वर का वरदान है और हमें इसके संरक्षण की आदत बनानी चाहिए।
आईपीएल मैचों को शिफ्ट करके बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र की प्यासी जनता की भावनाओं का ख्याल रखा है, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट की तरह अगर देश का हर नागरिक साल भर पानी बचाने का प्रण ले ले तो देश में पानी की समस्या शायद कभी हो ही ना। थर्स्ट फॉर वाटर नामक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्टडी के मुताबिक अगर आप चाय की बजाय कॉफी पीने की आदत डाल लें तो एक महीने में 120 लीटर पानी बचा सकते हैं। अगर दुनिया का हर इंसान नहाने के लिए शावर का इस्तेमाल बंद कर दे तो रोजाना प्रति व्यक्ति 60 लीटर पानी बचाया जा सकता है। लीक करता हुआ नल एक हफ्ते में 90 लीटर तक पानी बर्बाद कर सकता है। ब्रश करते समय पानी चलता रखने से 9 लीटर प्रति मिनट पानी बर्बाद होता है। वॉशिंग मशीन से एक बार अगर आप कपड़े धोते हैं तो औसतन 95 लीटर पानी खर्च करते हैं। 10 मिनट नहाने में औसतन करीब 150 लीटर पानी लगता है। एक ग्लास पैकेट बंद ऑरेंज जूस तैयार करने में 170 लीटर पानी लगता है। एक पैकेट आलू चिप्स तैयार करने में 184 लीटर पानी लगता है। बिना खाना खाए एक इंसान कम से कम 1 महीने तक गुजारा चला सकता है, लेकिन बगैर पानी पिए 7 दिन रहने पर इंसान की मौत हो सकती है। तो अगर आपको देश में पानी की कमी से वाकई दुख पहुंचता है तो आज से ही आपको पानी की बर्बादी पर ब्रेक लगाने की मुहिम शुरू कर देनी चाहिए। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरों से आपको करेंगे खबरदार। सरबजीत की तरह ही पाकिस्तान की कोट लखपत जेल में जासूसी के आरोप में बंद एक और भारतीय कैदी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। किरपाल सिंह पिछले 24 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद थे और उन पर जासूसी का